हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का केसरी बैच में, जिसमें कि आज हम लोग अपने साइंस में केमिस्ट्री वाले सेक्शन का एक टॉपिक करेंगे। जैसा कि आप लोगों को चाहिए था कि हम लोग थोड़ा साइंस वाला टॉपिक्स कवर करें, तो अभी हमने रिसेंटली कुछ बायो के लेक्चर्स करे हैं ना। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसका कुछ कंटेंट पढ़ेंगे एंड लास्ट में इससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कुछ डिस्कवरीज की। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। ठीक है, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो मैटर होता है दैट इज डिविजिबल, यानी मैटर, पहले तो मैटर क्या चीज है आपको पता होना चाहिए, है ना, कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। तो कहने हैं कि जो मैटर है ना वो डिविजिबल है, मतलब उसको एक पार्टिकल को, एक मैटर को आप और ज्यादा डिवाइड कर सकते हो, उसको और तोड़ सकते हो कि जब तक टाइनीस्ट पार्टिकल ना आ जाए। और उस टाइनीस्ट पार्टिकल का उन्होंने एक नाम दिया, वो क्या नाम दिया, परमाणु। ठीक है, सो हिंदी में हमारा ये महर्षि कन्नड़ ने डिस्कवरी की थी कि मैटर डिविजिबल है और सबसे छोटा पार्टिकल जो और डिवाइड नहीं हो सकता वो परमाणु कहलाता है। इसी तरीके से ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इनडिविजिबल पार्टिकल्स का, कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो उससे ज्यादा और डिवाइड नहीं हो सकते, जिनको आप क्या बोलते हो, एटम्स। तो यहाँ पर मैटर जो है वो डिविजिबल है, लेकिन एटम्स या परमाणु डिविजिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, ये आइडियाज जो थे ये फिलोसफिकल थे 18th सेंचुरी तक। उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एलिमेंट्स, कंपाउंड, जब इनकी डिस्कवरी की तो ये और अच्छे से समझ में आने लगी चीजें। ठीक है, ऐसे ही एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, एंटोन लेवाइजियर। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और इनके मतलब कैसे किया था, इन्होंने कुछ लॉज दिए थे। ठीक है, क्या लॉज है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब ये क्या लॉज होंगे ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना याद रखते हैं कि एंटोन लेवाइजियर ने मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत ही फिनोमिनल वर्क किया है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक, मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या चीज होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का काफी छोटा पार्टिकल या फिर कंपाउंड जो कि एग्जिस्ट करता है। कह रहे हैं मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अकेले एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। सिंपल, मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, सेम टाइप के एटम्स का ग्रुप। ठीक है, जैसे O2, ठीक है, और H2, ठीक है, N2, N3, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो मोनो एटॉमिक यानी सेम एटम से बने हुए, डाई एटॉमिक मतलब डिफरेंट दो एटम से बने हुए, और पॉली मतलब मैनी एटम से बने हुए। जैसे कि अगर हम बात करें सिर्फ O2 की, तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स है ना ऑक्सीजन के, तो ये क्या होगा, डाई एटॉमिक, है ना। अगर हम बात करूं O3 की, ओजोन की, तो इसमें तीन है, तो ट्राई एटॉमिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंगल O, तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक, यानी कि इसमें कोई और नहीं है, वन है, सिंगल है, तो मोनो एटॉमिक। ठीक है, और अगर ये ज्यादा आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक, जैसे P4 हो गया, S8 हो गया, ये सब दोनों क्या है, पॉली एटॉमिक के एग्जाम्पल्स हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जॉइन टुगेदर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कह रहे हैं जो कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं ना किसी कंपाउंड के, वो आपस में मिलते हैं और एक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है, ये कहती हैं कि भाई जो सिंबल्स होते हैं ना, पहले एलिमेंट, अब हम एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, हम पता है कि H लिखा है तो हाइड्रोजन है, C मतलब कार्बन है, ठीक है, O मतलब ऑक्सीजन है, N मतलब नाइट्रोजन है, S मतलब सल्फर है, Cl मतलब क्लोरीन है, ठीक है, P मतलब फॉस्फोरस है, K मतलब पोटेशियम है, Ca मतलब कैल्शियम। तो ये अब हमें नोटेशंस पता है, Na मतलब सोडियम है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हम कैसे पहचानते थे एलिमेंट्स को, उनके सिंबल्स के थ्रू। तो अगर एक गोला बना के उसमें बिंदी लगा दी है तो वो हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, एक गोला बना के उसके अंदर ऐसा कार वाला सिंबल बना दिया है, ये कौन सी कार होती है ना, ये एक, वो फॉस्फोरस बन गया है। ठीक है, और उसके अंदर C लिख दिया है तो कॉपर बन गया। ऐसे करके उसके अंदर G लिखे और बाहर ऐसे डिजाइन बना दिए तो वो क्या बन गया, गोल्ड। कार्बन है अगर अंदर से शेडेड करा है, सल्फर में अंदर प्लस बना होता है, लेड के लिए सिर्फ L, प्लैटिना के लिए सिर्फ P, ऑक्सीजन को बिल्कुल खाली रखा है, आयरन में I, सिल्वर में S, मरकरी में गोल्ड की जैसा बाहर बस थोड़ा सा डिजाइन है गोल गोल, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन ये तब तक कामयाब था जब तक हमें लिमिटेड एलिमेंट्स पता थे, है ना, कि हमें कुछ ही पता थे, 10, 12, 25, 30। लेकिन जब एलिमेंट्स बढ़ते गए तो हम ये सिंबल्स अपनाना मुश्किल होता गया, कितने सारे सिंबल्स बनाना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। तो पहले तो ये याद रखना कि ये जो सिंबल्स था इससे डिनोट करेंगे हम एलिमेंट्स को, ये किसका आइडिया था, डाल्टन का। ठीक है, जॉन डाल्टन का। डाल्टन की भी काफी अच्छी थ्योरीज हमारे इसमें रहेंगी केमिस्ट्री में, जो आपको आगे पढ़ने मिलेंगी, है ना। तो जॉन डाल्टन का आइडिया था ये सिंबल्स वाला, याद रखना। लेकिन अब ये लिमिटेड था तो अब इसका स्कोप नहीं है। अब हम कैसे करते हैं, उसके शुरू के लेटर्स को या फिर लैटिन या ग्रीक लेटर्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं ना। तो अब चेंज हो गया, लेकिन पहले सिंबल्स को फॉलो करते थे हम लोग, राइट।
अब आती है बात एटॉमिसिटी की। नाउ व्हाट इज एटॉमिसिटी? कह रहे हैं द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। जो अब कह रहे हैं कि पहले तो सबसे छोटी चीज क्या है? एटम है ना। एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के भी बाद आता है क्या? कंपाउंड, है ना। कंपाउंड, एलिमेंट, वटेवर। तो यहाँ पर ये जो चीजें आ रही हैं, तो एटम से मिलके अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो कितने एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल बनेगा? दैट इज द थिंग, उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, है ना, कि नंबर ऑफ एटम्स जिनकी जरूरत पड़ेगी एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अगर हम बात करें O2 तो ऑक्सीजन, तो इसको कितनी जरूरत पड़ी? 2। तो यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? यहाँ पर आपको एटॉमिसिटी लिखनी है, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या है इसकी? 2, ठीक है। और हम बोले अगर O3 तो एटॉमिसिटी क्या हुई? 3, ठीक है। अगर हम बोले CO2 तो इसमें कितने एटम्स है? 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, ठीक है। तो एटॉमिसिटी 3, ओके। अगर हम लिखे C6H12O6 तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई वो लिखना होगा आपको। मतलब इस तरीके से सारे एटम्स को प्लस करके, जैसे अगर मैं इसका लिखी दूँ तो C6H12O6, इसमें कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स की जरूरत लगी इसको बनाने के लिए, ठीक है, इस कंपाउंड को बनाने के लिए। ऐसे ही आप और किसका देख सकते हो, और किसका देख सकते हो इसके अलावा? सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है, सल्फर, ठीक है, S4, एक्चुअली P4, फॉस्फोरस 4 और S8। तो इसकी एटॉमिसिटी 4 है, इसकी एटॉमिसिटी 8 है। ये दोनों में बहुत सारे एटम्स है, इसलिए इनको पॉली एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक, मेनी एटम्स, ठीक है। इसमें 3 है तो ये भी पॉली में चला जाता है, कभी कभी इसको ट्राई एटॉमिक भी लिखा जाता है। इसमें 2 है तो डाई एटॉमिक, ठीक है। अगर सिर्फ O होता तो मोनो एटॉमिक, ठीक है, मोनो एटॉमिक। सिर्फ H होता तो मोनो एटॉमिक, अगर H2 होता तो डाई एटॉमिक, ठीक है। इस तरीके से चलता है। फिर आते हैं बात आयंस की। अब आयंस आपने सुना भी होगा, कॉन्सेप्ट सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सुना है तो एक बार सुन लीजिए, है ना, कि आयंस में क्या होता है कि जो अब आयंस हैं क्या चीज? आयंस बेसिकली हैं चार्ज पार्टिकल्स। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब किसी भी एटम के ऊपर जो है चार्ज क्यों आता है पहले वो देखेंगे। अब आयन जो है वो 2 टाइप्स के आप मान लो, है ना, कि या तो उसके ऊपर चार्ज है तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्यों बना है और नेगेटिव क्यों बना है? कोई भी इंसान जो है हमारे लिए पॉजिटिव कब होता है? जब वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर में हैं, आपके पास पेन नहीं था, आपके किसी फ्रेंड ने आपको पेन दे दिया, ठीक है, तो पेन डोनेट कर दिया, तो उस इंसान मतलब को आप क्या समझेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट। तो कोई भी जब आपको कुछ डोनेट करता है, ठीक है, डोनेट यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? कैटायन। क्या बोलते हैं उसको? कैटायन, ठीक है। कैट, कैट क्या होती है? अच्छी होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो कैटायन, तो कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज क्या होता है? नेगेटिवली मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो किसी से इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाए, है ना, और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनायन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनायन। तो एक चीज होती है पॉजिटिवली चार्ज और एक चीज होती है बेटा नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैटायन और जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनायन, ठीक है। आयंस जो होते हैं वो बस सिंपल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसका एग्जांपल हम लोग करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है चार्ज पार्टिकल्स एटम्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? आयंस बोलते हो, राइट। जिनको आप क्या बोलते हो? आयंस बोलते हो। इनको ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं बाय अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। नेगेटिवली चार्ज आयन का एग्जाम्पल है क्लोरीन, क्लोराइड आयन, ठीक है। पॉजिटिवली का एग्जाम्पल है सोडियम, Na+। कैसे बना होगा अगर हम इसका एक वो देखें तो कि कैसे फॉर्म हुआ होगा ये? जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 2, राइट, 2 8 2। आउटर मोस्ट शेल यानी K शेल, L शेल और M शेल, तो कितने आ गए M में? 2। अब ये 2 क्या है? अब हमेशा कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या बनना चाहता है? स्टेबल बनना चाहता है ना, स्टेबल बनना चाहता है। स्टेबल बनने के लिए उसको क्या करना होगा? अपनी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना होगा। क्या करना होगा? आउटर मोस्ट शेल को, आउटर मोस्ट शेल को फिल करना होगा, ठीक है। अभी इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन इसमें है कितने? 2। तो अभी ये स्टेबल है क्या? नहीं, अभी ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये भी स्टेबल होना चाहती है। तो सोडियम के पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। या तो वो प्लस कर ले 6 ताकि 8 बन जाए, है ना,
8 बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो माइनस कर दे अपने 2 को, और यहाँ पे तो ये बच जाएंगे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बच जाएगा, है ना। लेकिन अब उसके लिए यहाँ पे आप देखो एलिमेंट क्या करेगा, हमेशा वो काम करेगा जो उसके लिए आसान है। आसान क्या है कि वो 6 किसी से मांग के लाए, अपने 2 किसी को दान दे दे। अब यहाँ पर आसान है कि वो 2 किसी को दान दे दे, क्योंकि इसमें एनर्जी कम खर्च होगी, तो वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दान दे देता है। तो ये जो एम शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करता है, इनको लूज कर देता है बेटा, इनको इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो इनको लूज करने के बाद ये क्या बनता है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 11 एटॉमिक नंबर जो इसका था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2, 8, बस खत्म। तो के शेल और एल शेल, ठीक है। जो ये अब साइड में अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने खो दिए, +2 इलेक्ट्रॉन्स ये इसके लूज हो गए, ठीक है। अब इससे कोई और आके ले जाएगा। अब अगर हम प्रेजेंट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो प्रेजेंट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बचती है, प्रेजेंट में तो यही बचती है कि भाई अब सोडियम है 2 और 8, इसने कितना चार्ज लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ऊपर हम चार्ज लगा देंगे Na2 पॉजिटिव, ठीक है। Na से अब क्या बन गया है, वो Na2 पॉजिटिव बन गया है। पॉजिटिव क्यों बना, क्योंकि इसने डोनेट किए थे इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये किसी से एक्सेप्ट करता तो ये नेगेटिव बनता, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल किसका, कैटायन का। कौन सा कैटायन है ये, सोडियम कैटायन है ना। अगर हम एक एग्जाम्पल ऐसे ही करें नेगेटिव का, क्लोरीन का एग्जाम्पल अगर हम ले, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2, 8, 8, 10, और ये तो यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 7 है ना, 2, 8, 7, 8 और 2 10 और 7 17, ठीक है। तो ये हो गया के शेल, एल शेल और एम शेल। अभी इसकी एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टोटल कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 8 होने चाहिए। हर एक जो एलिमेंट है वो क्या बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है। स्टेबल बनने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथ पैर मारता है। हाथ पैर कैसे मारता है, अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, है ना। फिल किसको करता है, आउटर मोस्ट को। आउटर मोस्ट में इसके पास कितने हैं, आउटर मोस्ट में इसके पास 7 हैं, लेकिन होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो ये माइनस कर दे अपने 7 इलेक्ट्रॉन, कहीं जाके इन्हें छोड़ा है ना, या फिर क्या करे, प्लस कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आ जाए, या माइनस कर दे 7 इलेक्ट्रॉन। एटम क्या करेगा, जो काम आसान है ना। आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग के लाना है, 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आना। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आना आसान है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आ जाता है। अगर ये यहाँ पे हम लिखे तो कि एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, अभी यहाँ पर क्लोरीन था, क्लोरीन अब क्या बनाएगा, ये था 2, 8, 7 की जगह आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे 8, क्योंकि कहीं और से प्लस कर लिया है 1 इलेक्ट्रॉन को, है ना, कहीं और से 1 इलेक्ट्रॉन उठा लाए हैं, राइट। तो अब यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो क्लोरीन का वो भी चेंज हो जाएगा लिखने का तरीका। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इस क्लोरीन को आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे क्लोरीन -1। -1 क्यों लिखा, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, है ना। ये हमने यहाँ पे लिखा है, एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और -1 क्यों लिखा, 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अगर ये 2 को करता तो -2, 5 को करता तो -5, 7 को करता तो -7, जितने एक्सेप्ट करेगा उतना ही माइनस का चार्ज। अगर अब इसके पीछे हम और समझदारी वाली चीजों को समझे, तो पहली बात तो ये क्या बनाया यहाँ पे आपने, यहाँ पर आपने बनाया एनायन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनायन फॉर्मेशन, राइट। अगर हम इसमें और समझदारी वाली बातें समझे तो वो क्या होगी, एक सिंपल डिफरेंशिएशन जो क्रिएट करेगा कैटायन और एनायन में, वो कौन होगा, वो होंगे चार्जेस। ये बात सिंपल है ना कि भाई चार्जेस, ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव रहता है, और ये जो है ये चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव रहता है। तो इस पे कैसे आपको पता चल रहा है कि नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, क्योंकि कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होता है। इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो नेगेटिविटी कम होती है ना। अब जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिविटी क्रिएट करता है ना, तो वो नेगेटिविटी कम हो जाती है, नेगेटिविटी घटती है तो थोड़ा पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में एनायन में वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकती हो ना कि भाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसका मतलब नेगेटिविटी बढ़ा रहा है ना, नेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिविटी इंक्रीज करने का ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव बढ़ना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप करना। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब निकलता है बेटा कि नेगेटिव और पॉजिटिव का लॉजिक क्या होता है, ये लॉजिक होता है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो कैटायन में आप लिख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम और प्रोटॉन्स ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि
इस वाले केस में आपके प्रोटॉन्स कम और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, किसी और से भी इलेक्ट्रॉन लेके आ गई क्योंकि, ठीक है। सो दिस इज द होल केस सिनेरियो, समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आयंस, आयोनिक चार्जेस, कैटायन, एनायन विद एग्जांपल्स, क्लियर। नेक्स्ट इज वैलेंसी। वैलेंसी में क्या आएगा, वैलेंसी क्या चीज है सबसे पहले समझते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। जो किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो कहलाती है वैलेंसी। वैलेंसी को यूज करते हैं ये देखने के लिए एटम के किससे मतलब जो है कैसे बॉन्डिंग बनाएगा, ये सब चीजें। हर एक एटम जो है आपने पता है कि वो स्टेबल बनना चाहता है, वो स्टेबल बनने के लिए हाथ पैर मारता है, चाहे वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, चाहे वो गेन करता है, या फिर वो शेयर भी करता है, ठीक है। जैसे कार्बन तो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है और शेयर भी करता है। अब हम वैलेंसी को समझेंगे एक बारी। चलो वैलेंसी में देखो क्या चीज है। अब बड़ा सिंपल है, वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, हमें इतना पता है, इतना याद रखो बस, इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो अगर आप सिंपल शब्दों में बोलो कि आपके पास कितनी स्पेस है किसी को बिठाने के लिए, वो वैलेंसी है। अगर हम एग्जांपल ले लें यहाँ पर सोडियम का ही, ठीक है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, है ना, 281। इसके पहले हमने एक ही लिखी थी ना, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, ठीक है। तो इसको हमें सही कर लेना चाहिए, यहाँ पर 282 नहीं, यहाँ पर 281 आएगा, ठीक है। आई जस्ट रियलाइज्ड कि यहाँ पर हमने 11 की जगह 12 एटॉमिक नंबर चूज कर लिया, है ना। तो इसका ध्यान रखना, 281, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके यहाँ पे 11 है, यहाँ पे सही लिखा है लेकिन यहाँ पे 2 लिख दिया था, ठीक है। आई थिंक कुछ बच्चों ने गैस कर भी लिया होगा कि हमने यहाँ पे क्या करा है, बट गुड अगर आपने गैस कर लिया था तो। एनीवेज ये आपका समझ में आया होगा ना, वही सेम चीज़ है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में 281 लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर अब इसके पास कितनी जगह है, कितनी जगह है इसके पास ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहता है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स को भेजना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहता है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी क्या बनेगी, इसकी वैलेंसी क्या बनेगी, इसकी वैलेंसी बनेगी 1। और एक ट्रिक या एक आइडिया या कुछ भी थॉट समझ लो कि वैलेंसी 4 से ज्यादा मत बढ़ाना, वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा आप नहीं लिखोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मानूं क्लोरीन की, ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 17 के लिए आप लिखते हो 2, 8 और 7। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स को बिठाने की जगह है, एक इलेक्ट्रॉन को बिठाने की जगह है, तो 1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मतलब स्टेबल बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वो उसकी वैलेंसी है, ठीक है। मान लो और कौन सा एलिमेंट ले हम यहाँ पे, एल्यूमिनियम ले लें, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आता है 12 और एल्यूमिनियम आता है 13 पे। 13 के लिए क्या लिखोगे, 2, 8 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर ये 3 को छोड़ेगा या और बाहर से लेकर आएगा, 5 लेकर आएगा या 3 छोड़ेगा, क्या आसान है, 5 प्लस करना या 3 माइनस करना, 3 माइनस करना आसान है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी वैलेंसी हो गई, राइट। ऐसे ही अगर आप लोग किसी का एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या हम वो ले सकते हैं, नियॉन, नियॉन ले लें, क्लासिकल हो जाएगा। नियॉन जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर 10, ठीक है, 10 का एटॉमिक नंबर है, तो इसकी वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 8। तो ये क्या ये स्टेबल बनना चाहता है, नहीं, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि मैक्सिमम 8 होने चाहिए आउटर मोस्ट में और इसके पास 8 हैं। तो यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसकी जो शेल है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अगर वो फुलफिल्ड है तो ये कुछ भी नहीं करना चाहता, इसके फुलफिल है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0। अब आप मुझे कॉमेंट्स में ये बताना कि भाई कौन एक ऐसा और एलिमेंट हो सकता है जिसकी वैलेंसी 0 हो, या मैं आपको अभी एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, बताना क्या, आप एक्सप्लेन ही कर देती हूँ जिनको नहीं समझ आएगा तो। ठीक है, वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है किसी के लिए, ठीक है, वो 0 होती है, किसके लिए होती है, 0 किसके लिए होती है, फॉर स्टेबल एलिमेंट्स, है ना। जो एलिमेंट ऑलरेडी स्टेबल है उनके लिए होती है ना 0। अब स्टेबल कौन होता है, स्टेबल होती हैं जो एलिमेंट स्टेबल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, हाईली स्टेबल होती है। हाईली स्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना छोड़ते हैं ना किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हाईली स्टेबल है इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करती कंपाउंड बनाने के लिए, नॉन रिएक्टिव होती है।
ठीक है। नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल, सो दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आता है टॉपिक, तो यहाँ पर क्या है देख लो, एग्जाम वही है। एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक है तो 1, डायटोमिक है तो 2, ट्राइटोमिक 3, टेट्राटोमिक 4, पॉलीएटॉमिक में मोर देन 4। ये सब मोनो एटॉमिक होते हैं जो भी नोबल गैस होंगी, है ना। मोनो एटॉमिक कौन होता है? ऑल नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होंगी, क्योंकि वो तो कभी किसी के साथ कंबाइन करेंगे ही नहीं, तो आपको कभी He2, Ne2, Ar3, 4, 7 कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट। डायटोमिक, जैसे ये डाय 2 एटम्स हैं, ओजोन में 3 हैं, वाटर में टोटल 3 हैं, फॉस्फोरस में P4, सल्फर में S8, लाइक दिस, राइट। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है ये सम होता है सभी एटॉमिक मासेस का जो भी उसके अंदर सब्सटेंस में आपने लिखे हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल के तौर पे, अब सिंपल सी बात है कि आपको इसके लिए अपने एटॉमिक मासेस याद करने होंगे, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं CO2 का बताओ मास क्या है, तो अब क्या क्या होना चाहिए इसमें? C क्या है? कार्बन। कार्बन का मास पता होना चाहिए, ठीक है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, ठीक है, 16 होता है। ऐसे करना होगा। मैं इसको रीराइट कर रही हूँ ताकि मतलब क्लियरली लिखा जाए। जैसे CO2 है बेटा, तो इसमें कार्बन का कितना है? कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, तो यहाँ पे कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 बार लिखा है तो इंटू 2, ठीक है, O2 है ना इसलिए, तो ये कितना आया? 32 प्लस 12 यानी 44 यूनिट आपका मास हुआ। 44 यूनिट जो है वो आपका मास हो गया CO2 का। इसी तरीके से वाटर का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, ये आपका क्या आ गया? मोल कॉन्सेप्ट। अब मैं एक और बता देती हूँ आपको करके, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 का अगर करें तो कैल्शियम का क्या होता है? इट इज अराउंड 40 का, ये क्या है? कार्बन, कार्बन इज 6 और 12, ठीक है, और ऑक्सीजन इज 16। अब इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा? कैल्शियम इज 40 प्लस कार्बन इज 12 प्लस 16 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? 40 प्लस 12 कर दो, ये आया 252 प्लस 16 और 3 करो यहाँ पे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आपको पता चल रहा है ना? मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? जब हमारे अलग अलग एलिमेंट्स है इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, 48 आया, 0, 1 और ये आया 100, तो इट इज अबाउट 100 यूनिट CaCO3 का, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। देन आता है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट वैसे बहुत टिपिकल लग सकता है बट इतना टिपिकल नहीं होता, बस हम इसको ऊपर ऊपर से सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे ये चीजें। मोल कॉन्सेप्ट क्या रहा है? इट इज डिफाइंड एज द 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज का 1 मोल मोल होता है, मोल कहलाता है ना। वो क्वांटिटी है जिसके पास इक्वल ऑफ इट्स एटॉमिक और मोलर, मतलब उतना क्वांटिटी, उतने नंबर, ठीक है, उस स्पीशीज के उतने नंबर जिसका मास बराबर हो उसके एटॉमिक मास के, जिसका मास बराबर हो उसके एटॉमिक मास के। सिंपल। अब इसको अगर हम और इसी तरीके से समझे तो कह रहे हैं मोलर मास जो होता है वो बराबर होना चाहिए मास ऑफ 1 मोल के, ठीक है। इसको ज्यादातर ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है और इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। एक मोल के अंदर जनरली ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पावर में 10 की पावर 23 नंबर होता है। अभी ये जो है ये क्या है? एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं इसको, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। जैसे 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन गैस में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन आता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स आते हैं। अगर आप मोल की सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ोगे तो ये एक यूनिट है जो रिप्रेजेंट करती है इतनी पार्टिकल्स को, ठीक है, इतने पार्टिकल्स यानी एंटिटीज को। एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे सीधा। तो फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स यानी N इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, और इजी लिखें तो गिवन मास, ठीक है। जो मास क्वेश्चन में दिया हो डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है।
फिर आता है इसी तरीके दो फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ ये निकाल सकते हो मोल्स। अगर आपको मास दिया हुआ है तो मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा लो, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर आपको याद ही होगा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, राइट। तो इसको या तो इससे डिवाइड कर दो, पार्टिकल्स दिया है तो मास दिया है तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। और मोलर मास क्या है, वो जो भी आपने निकालना सीखा मॉलिक्यूलर मास की तरह, ठीक है वो। अगर हम इसको क्वेश्चन का यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन करें, कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट करो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को। चलो इसको करके देखते हैं, फिर आपको समझ में और ज्यादा अच्छे से आएगा। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है तो कितना ग्राम है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम क्या हो गया, आपका गिवन मास हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कि भाई ये जो चीज होती है गिवन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, गिवन मास है ना, डिवाइड बाय मोलर मास, राइट, डिवाइड बाय मोलर मास। तो अगर गिवन मास है 12 ग्राम, ऊपर लिख देती हूँ, लेकिन मोलर मास मुझे निकालना होगा। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2 है यहाँ पर तो इंटू 2, 3 होता तो इंटू 3, 5 होता तो इंटू 5 करते, ठीक है। ये और जो ऑक्सीजन का मास है ये आपको याद करना होगा, 16 टू 32, नीचे लिख देंगे 32, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है, ठीक है, ऐसे 3/8 आ रहा है, ठीक है। तो इसके आपका जो भी 0 पॉइंट मतलब पॉइंट में आपके जो भी वैल्यूज आएंगे वो आपका आंसर होगा। ऐसे ये क्वेश्चन है 20 ग्राम वाटर का निकालो, तो 20 ग्राम वाटर का मतलब क्या होगा, 20 ग्राम वाटर का। मैं बिल्कुल बेसिक से कर रही हूँ सी चीजें ताकि आपको क्लियर होती जाए, जिनको ये चैप्टर मुश्किल लगता है। 20 ग्राम का मतलब है कि गिवन मास है वाटर का, जो है वो क्या होता है, क्या मोलर मास, वाटर H इज 1 इंटू 2, ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है। तो कितना आ गया 18 यूनिट, राइट। तो यहाँ पर ऊपर गिवन मास 20 और नीचे गिवन मोलर मास 18। इसको जो भी हम डिवाइड करेंगे और पॉइंट्स में आंसर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होगा। अब 12 ग्राम CO2 में कितना होगा ये आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, दिस इज फॉर होमवर्क, ठीक है। इसको आप आंसर करो कमेंट्स में, आप खुद से सॉल्व करके, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ CO2 में कितना होगा। अब आते हैं कुछ PYQs पर, ठीक है। फटाफट से हम इसके कुछ PYQs देखते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ से करते हैं, लास्ट से शुरू करेंगे हम अपने क्वेश्चन यहाँ से। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन, केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। पहली बात तो अभी हमने आइसोटोप नहीं पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं। द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, क्या मास नंबर पे डिपेंड करेगी। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बताइए केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसकी किस पे डिपेंड करती हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड करेंगी, ओके। यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी एन आइसोबार ऑफ कैल्शियम इफ एटॉमिक नंबर। अच्छा मैंने अभी आपको आइसोबार और आइसोटोप्स नहीं पढ़ाए तो अभी हम इनके क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स पढ़ेंगे, तभी हम ये वाले क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, राइट, तब करेंगे इनको, अभी वो वाले नहीं कर रहे हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या वैलेंसी प्रोटॉन पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर पे ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है, या इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड करती है। वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के टोटल नंबर पे डिपेंड करती है जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है किस पे डिपेंड करती है वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन्स पे। ये जो हमने नहीं करे छोड़ देंगे अभी न्यूट्रॉन्स वाले क्वेश्चंस, ओके ये करेंगे। मोनो एटॉमिक स्पीशीज है एक, अब मोनो एटॉमिक स्पीशीज दैट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ नेट चार्ज ऑफ 2 माइनस हैज, मोनो एटॉमिक स्पीशीज है पहली बात, मतलब कि क्या है कोई, वो नोबल गैस है, मुझे इतना हिंट मिलना काफी है कि वो मोनो एटॉमिक है, मतलब वो नोबल गैस है। 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं बताइए, आर्गन के पास होते हैं क्या, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, राइट। तो यहाँ पर आर्गन जो है 18 इलेक्ट्रॉन वाला होता है, नेट चार्ज है उसका -2, नेट चार्ज -2 का मतलब क्या है कि आर्गन है, यार ये क्या दिक्कत है इसको, आर्गन है ना, देखना सो इरिटेटिंग, आर्गन है और आर्गन का इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, हैज अ नेट चार्ज ऑफ -2, यानी आर्गन नहीं रहा है, आर्गन के ऊपर क्या आ गया 2 माइनस आ गया है। द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ न्यूक्लियर एटम, ओके फाइन। यहाँ पे आर्गन की एक्चुअल में बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एक्स स्पीशीज है, ओके, अ मोनो एटॉमिक स्पीशीज दैट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, ओके, एक एलिमेंट है एक्स जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, और साथ साथ में -2 का चार्ज भी है, -2 का चार्ज भी है, यानी कि x -2 है, ये है। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज न्यूट्रल आर्गन एटम, क्या इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है जितने एक न्यूट्रल आर्गन एटम के होते हैं? बिल्कुल। -2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे होंगे, एक्सेप्ट करे होंगे ना कहीं से। एक्चुअल में इसके पास 16 होते होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन और ले आया, और अब ये क्या बन गया, 18 इलेक्ट्रॉन वाला बन गया। और अब ये क्या बन गया, अब ये स्टेबल भी बन गया है। तो 2 मोर प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, पहली स्टेटमेंट गलत। प्रोटॉन्स 20 कैसे हो गए, गलत। 2 अनपेड और पेड की बात नहीं होती है, यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने एक न्यूट्रल आर्गन के पास होते हैं। नोबल गैस होती ना, आर्गन के पास 18 होते हैं और इसके पास भी 18 ही हैं, लेकिन वो -2 होने के बाद आए हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgCO3 कंटेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। कह रहे हैं कितने ग्राम MgCO3 में, ठीक है, कितने ग्राम MgCO3 के अंदर। आप ऐसे क्वेश्चन लॉजिक से भी कर सकते हो जिनकी केमिस्ट्री या ये चीजें वीक है, मोल कॉन्सेप्ट में 24 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। तो पहली बात मुझे ये जाननी होगी कि इतने, इसके अंदर कितना ऑक्सीजन आया है, ठीक है। फिर आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। चलो वैसे देख लेते हैं। मोलर मास जो है वो कितना होता है MgCO3 का, 84 होता है। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं ये स्टेटमेंट बना लेती हूँ कि 84.30 ग्राम ऑफ MgCO3 के अंदर हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है, कितना ऑक्सीजन आ रहा है। एक का वो कितना होता है, यहाँ पे इसका मास ऑक्सीजन का, ठीक है, 12 होता है। 12 × 3 36 ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इतना तो श्योर हो गया कि भाई 84 के अंदर यानी MgCO3 के अंदर अगर 36 ग्राम है तो यहाँ पे तो मैंने मात्रा कम कर दी है ऑक्सीजन की। 36 से मुझे तो 24 चाहिए। लॉजिक लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आपको इसका वो बताऊंगी, मतलब कैसे कैलकुलेशन होगी। कह रहे हैं कितना MgCO3 लूं कि 24 ग्राम ऑक्सीजन मिले। अगर मैं 84 ग्राम MgCO3 मतलब 84 ग्राम लेती हूँ MgCO3 तो मुझे 36 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है। 84 में 36 मिलता है, 84 में 36 मिलता है, तो मुझे तो कम चाहिए ना। 84 से तो मुझे कम जाना पड़ेगा ना, लेस करना पड़ेगा ना इसको, ताकि मुझे 24 ग्राम ऑक्सीजन मिल जाए, ताकि मुझे 24 ग्राम ऑक्सीजन मिल जाए। इसके लिए मैं कितना लाऊं, पहली बात तो क्लियर है, 84 से लेस लाऊंगी। तो सभी ऑप्शन में 84 से लेस सिर्फ ए ऑप्शन है, सभी ऑप्शन में 84 से लेस सिर्फ ए ऑप्शन है, तो मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसकी अगर कैलकुलेशन पार्ट पे हम आए तो कैलकुलेशन पार्ट पे क्या आएगा, कैलकुलेशन पार्ट पे क्या आएगा, सिंपल है। देखो यहाँ पर 84.30 ग्राम ऑफ MgCO3 है, यहाँ पर 30, आज इसको यहाँ पे आप डिवाइड में ले जाइए, ठीक है, इनटू में कर दो 24, वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर आपको आ जाएगा। लेकिन मैं आपको तभी भी यही एडवाइस करूंगी कि जिनके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं है तो वो इनको थोड़ा लॉजिक से दिमाग लगा के भी कर सकते हो। अगर आप स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को ही उतार दोगे तो भी आपका आधा आंसर पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बीच में जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दे देना। अगर आपको इसकी पूरे नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएगी ऐप पर, ठीक है। और इसकी क्लासेस जो भी होंगी हमारी क्लासेस, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट सेशन को आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आइडिया दे सकते हो। साथ साथ में सेशन जो है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम एंड जय हिंद।